बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ईरान में 150 के करीब उन्होंने अलग अलग सिस्टम बनाए हुए हैं। वो सेंट्रलाइज्ड नहीं है, उसकी एक मरकज़ियत नहीं है, वो अलग अलग जगह से ऑपरेट होते हैं, तो उनको तबाह करना बहुत मुश्किल है। लेकिन इसके बदले में जब ईरान तबाह करने पर आएगा तो पूरे मिडल ईस्ट को आधे घंटे के अंदर वो अंधेरा कर देगा। ये एक ऐसी खौफनाक पिक्चर है जिसे कोई भी नहीं देखना चाहेगा, मेरे समेत कोई भी नहीं देखना चाहेगा। तो वॉल स्ट्रीट जर्नल दावा कर रहा है कि जी सऊदी अरब और यूएई जल्द अमेरिका और इसराइल जंग का हिस्सा बनने वाले हैं। तो सादी बात यह है कि फिर पाकिस्तान भी उसका हिस्सा बनेगा और विटकोफ पाकिस्तान में मौजूद है। अब या तो जंगबंदी हो अमेरिका की शराइत के ऊपर, अमेरिका को कोई फेस सेविंग पाकिस्तान लेकर दे दे। अमेरिका को चाहिए क्या? डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ से निकलने के लिए फेस सेविंग चाहिए, वरना डोनाल्ड ट्रंप नहीं बचता। वहाँ पे नो किंग्स मूवमेंट चल रही है। 28 तारीख को पूरा अमेरिका इकट्ठा होकर निकलने वाला है। उसके बाद मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एप्स्टीन फाइल का दबाव लगातार बढ़ता चला जा रहा है। कैसे बचेगा, कहां जाएगा? ये मुश्किलात डोनाल्ड ट्रंप के लिए बढ़ेंगी और इनसे निकलने का रास्ता एक बड़ी फेस सेविंग है जो पाकिस्तान क्या दिलवा सकता है अमेरिका को, तो बहुत मुश्किल लगता है। ईरान ने देखें यहां तक भी वार्निंग दी है कि लबनान और फ़लस्तीन के अंदर जो मुसलमानों की नस्लकुशी हो रही है उसे फौरी तौर पर बंद किया जाए। इस हवाले से बाकायदा एक तहरीर भी मौजूद है और स्टेटमेंट भी मौजूद है। नाज़रीन, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग डाटा है। हालिया जंग के अंदर ना ईरान की कमाइयाँ शुरू हो गई हैं। कैसे कमाइयाँ शुरू हो गई हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग डाटा है। ये आप देखें कि जंग से पहले ईरान कितने का तेल बेच रहा था और कितनी मिकदार में तेल बेच रहा था, और जंग के दौरान ईरान कितना तेल बेच रहा है, कितनी मिकदार में और किस कीमत पे बेच रहा है। ये देखें आप। ईरान की जो तवानाई की सनत है उसके ज़राए ये बताते हैं, और जो उन्होंने बताया वो बहुत हैरान कुन है। जंग से पहले ईरान रोज़ाना तकरीबन 11 लाख बैरल तेल पैदा करता था। 11 लाख बैरल तेल जंग से पहले रोज़ाना, और उसको जब आलमी मंडी में $65 फ़ी बैरल की कीमत थी तो ईरान 15% कम पे बेचता था, लगभग $18 कम पे बेचता था। $18 कम पे बेचता था, बिल्कुल यही है डाटा। और वो कीमत बनती थी लगभग $45-47 फ़ी बैरल। यानी ईरान 45 से $47 फ़ी बैरल तेल बेचता रहा है 11 लाख बैरल रोज़ाना पैदा करके। और आज ईरान रोज़ाना 15 से 17 लाख बैरल तेल पैदा कर रहा है। यानी तेल पैदा करने की सलाहियत उसने अपनी 40% लगभग बढ़ा दी है, और उसे $110 फ़ी बैरल में से सिर्फ $2-3 की, $4 की रियायत पे बेच रहा है। यानी दुगनी से ज़्यादा कीमत पे बेच रहा है और लगभग 40-30% ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। तो ईरान का तो मुनाफा ही मुनाफा है। अब ये मुनाफा, ईरान की जो प्रोडक्शन है वो लगभग 30 से 40% बढ़ गई है, और मुनाफा ईरान का 100% से ज़्यादा बढ़ गया है, और वो दुनिया को तरसील भी उसकी बढ़ गई है। तो ईरान का तो इस लड़ाई में फ़ायदा हुआ। रशिया का इतना फ़ायदा हो रहा है कि रशियन सदर ने कहा कि जो इजाफी पैसे आना शुरू हो गए हैं इन पैसों को हम कर्जे उतार देंगे। अमेरिका ने कितना बड़ा फ़ायदा कर दिया रशिया का कि आलमी मंडी से रशिया को जो बेशुमार पैसा अब मिल रहा है, अमेरिका का बड़ा दुश्मन है रशिया, तो उस पैसे से वो अपने कर्जे उतार देंगे। रशिया को काफ़ी रिलीफ मिला। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का ना इन सारों को मिलकर एक दिन शुक्रिया अदा करना पड़ेगा जिस किस्म के डोनाल्ड ट्रंप ने इनके लिए कारनामे कर दिए हैं। जंग में होने वाला जानी नुकसान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग बार बार पूछते हैं कि किसका कितना नुकसान हुआ, तो मैं आपके सामने रख देता हूँ। अब तक जो ईरान से इतलात आ रही हैं, 1500 से ज़ायद लोग ईरान में, आम शहरी, फ़ौजी, बाकी लोग, ऑफिशल्स, वो शहीद हो गए। 18,000 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। और ईरानी कार्रवाई के नतीजे में जो ऑफिशियली अभी तक तस्लीम शुदा है इसराइल और अमेरिका की जानिब से, 31 अमरीकी और इसराइली मारे गए हैं, जिनमें ज़्यादातर फ़ौजी हैं, और तकरीबन कोई 5,000 के करीब वहाँ पे भी ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें बहुत सारों की हालत ख़राब है। और ये खबर मैं आपको अल जज़ीरा के सोर्स से दे रहा हूँ। ईरान की एक फारा न्यूज़ एजेंसी है, उसने एक वीडियो जारी की, उसमें उन्होंने दिखाया कि एक ड्रोन है। अच्छा, ये ड्रोन मैंने देखा तो मैंने कहा ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा शाहिद ड्रोन है। तो जब खबर पड़ी तो उस पर भी यही लिखा हुआ था कि ये अमेरिका ने ड्रोन बनाया और बिल्कुल ईरानी टेक्नोलॉजी के मुताबिक बनाया। बिल्कुल ईरान के शाहिद ड्रोन की तरह का यह ड्रोन है, क्योंकि पिछले साल जब इस्तेमाल किया था इसको ईरान ने, और उससे पहले भी इस्तेमाल किया था, तो अमेरिकन के पास लाजमी बात है इसकी कॉपी होगी। और वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने अब ये ड्रोन भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिए और इनको इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ कार्रवाइयों में, और बाद पे ईरान पे इल्ज़ाम भी लगाया जाता है।
131 ड्रोन्स अब तक मार गिराए हैं ईरान ने अमेरिका के और इसराइल के, ये भी उन्होंने दावा किया। तैयारे भी उनके गिर रहे हैं। ये सूरत हाल उनके लिए पैदा हो चुकी है। नाज़रीन, अब मैं एक खबर आपके सामने रखता हूँ। दो खबरें हैं और दोनों, एक बड़ी अच्छी खबर है और एक उतनी अच्छी नहीं है। एक अच्छी खबर यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में सियाहत वापस आ रही है। बड़े पैमाने पर सयाहों ने ईद के दिनों में खैबर पख्तूनख्वा का रुख किया है। 2,62,000 अफराद। अब देखें ना, महंगाई कितनी बढ़ गई है, हालात कितने ख़राब हैं, पेट्रोलियम मसनूआत कितनी महंगी हैं, इसके बावजूद कितना पोटेंशियल है खैबर पख्तूनख्वा में कि एस्टेब्लिशमेंट ने कितनी नफरत फैलाई, कितनी कोशिश की है, कैसे दहशतगर्दों को लाकर बसाया गया। इसके बावजूद खैबर पख्तूनख्वा के जो पश्तून हैं उनकी मेहमान नवाजी ने काम कर दिखाया और 2,62,000 पाकिस्तानी जो है वो स्वात के अंदर सियाहत के लिए गए, जिनमें 2,62,000 पाकिस्तानी जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में सियाहत के लिए गए और इनमें सबसे ज़्यादा 1,86,000 स्वात में गए। कमाल नहीं हो गया? अब मुझे बताएं ना DGISPR कि उनके फेवरेट वज़ीर आला सरफराज बुगटी क्या हमें डाटा जारी करेंगे कि बलूचिस्तान में जहां बड़ी शानदार कारकर्दगी है, एक SHO की मारन दहशतगर्द, वहां पे कितने सयाह गए हैं सियाहत के लिए? देंगे कोई डाटा? मैंने पहले भी DGISPR को कहा था कि आपकी फैमिली खैबर पख्तूनख्वा में सियाहत के लिए जाना चाहेगी, बलूचिस्तान में सियाहत के लिए नहीं जाना चाहेगी। हालांकि बहुत अच्छी जगह है बलूचिस्तान में भी, नहीं जाना चाहेंगे। कौन अपनी जान देता है? वहाँ सड़क के ऊपर आप ट्रैवल नहीं कर सकते। तो बदतरीन फस्तायत को लाया गया, बदतरीन दहशतगर्दी को इंपोर्ट किया गया। इसके बावजूद आज भी खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानियों ने साबित किया कि वो इन साजिशों से मुबर्रा हैं और उन्होंने ये साबित किया कि पाकिस्तानी एक बहादुर कौम है और बड़ी तादाद में लोग गए। अच्छा नाज़रीन, अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। ये मामला मेरे दिल के हमेशा बड़ा करीब रहता है और बड़ी तकलीफ होती है इन खबरों से। ये आलमी सतह पे एक डाटा है, रॉयटर्स ने भी इसके ऊपर खबर दी है। मैं वहीं से आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान रैंक्ड किया गया है दुनिया के उन ममालिक की फहरिस्त में जहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है और 2025 में पाकिस्तान दुनिया का सबसे आलूदा मुल्क डिक्लेयर कर दिया गया है 2025 में। अब ये जो जितनी शरह होती है ना पाकिस्तान में, दुनिया में स्मोक की जो बताई गई है कि इससे आप जिंदा रह सकते हैं, बस इतना अगर कार्बन के एमिशंस हैं अगर हवा के अंदर तो आप गुजारा कर सकते हैं, उससे 13 गुना ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर ये मामला रहा है। ये पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पाकिस्तान में आलूदगी फैल रही है, तबाही इन्होंने पाकिस्तान के एनवायरनमेंट की फेर दी है। छोटे छोटे फ़ायदों के लिए लोगों ने अजीबोगरीब किस्म से अपने इंडस्ट्री लगाई हुई है और उसके अंदर से कार्बन एमिशंस हवा के अंदर जा रहे हैं और तबाही फैल रही है। छोटे छोटे पैमाने पे लोगों ने इंडस्ट्री लगाई हुई है, कोई रुकावट नहीं है, कोई तरीकाकार नहीं है चेक करने का और आलूदगी धड़ाधड़ फैल रही है। कोई इसको चेक करने वाला, देखने वाला नहीं है। और ख़ास तौर पे इसमें जो सबसे बड़ा रोल है वो बड़े शहरों का है, जिनमें एक शहर लाहौर है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो सर्दियों के मौसम में रहने के काबिल ही नहीं होता। तो ये पाकिस्तान में आलूदगी और स्मोक की सूरत हाल है कि दुनिया में सबसे बदतरीन मुल्क डिक्लेयर किया गया पाकिस्तान को। अभी 2 दिन पहले डाटा आया था कि दहशतगर्दी से मुतासरा ममालिक में पाकिस्तान पहले नंबर पे आ गया। अब आलूदगी से मुतासरा ममालिक में भी पाकिस्तान पहले नंबर पे आ गया। इन हुक्मरानों को लाने वालों का बहुत शुक्रिया, ख़ास तौर पे आसिम मुनीर साहब का। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।